वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी सेट के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट डिस्कस करे हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो आप अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप बाकी के पार्ट्स को भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर है 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर अभी तक आप उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है 71, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है। तो जो रचना है नए इलाके, तो बताना है किसकी काव्यकृति होगी ये। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, जो अरुण कमल है इनकी ये रचना हो जाएगी नए इलाके। अगला प्रश्न है 72, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सौमित्र मोहन, सी सही विकल्प। अगला है 73, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको मालूम ही होगा ये नाम दिया गया था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के द्वारा। तो सही विकल्प यहाँ पर 73 का ये हो जाएगा। आपने अज्ञे का पूरा नाम याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका ये पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए 74, तो क्या पूछा गया है इसमें, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो जो लघु मानव की धारणा ये प्रवृत्तिगत विशेषता होगी आपकी नई कविता की। तो 74 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75, यह उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा कही गई हैं। तो जो ये पंक्ति हो जाएगी यह भी कही गई है अज्ञे के द्वारा। डी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर जो पूरा नाम दिया गया है इसका ध्यान रखना है, कई बार अवश्य पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, इस टाइम आपको ये सरल लग रहा हो, अगर जब आपके समक्ष कुछ विकल्प दिए जाएं और फिर पूछा जाए फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखिए 76, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। तो 76 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, आत्मजयी। आगे देखिएगा 77, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्तीफाती दस्तावेज हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखिए 78, तो क्या पूछा गया है इसमें, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तार सप्तक। जो तार सप्तक पत्रिका है इसे प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कहा जाता है। इसमें जो तार सप्तक है इसमें कितनी कवियों की संख्या मानी जाती है, 7 कवियों का संकलन इस पत्रिका में किया जाता था। और इसके जो प्रथम तो क्या कह सकते हैं, जितने भी 4 सप्तक अभी तक प्रकाशित हुए हैं सभी के जो प्रकाशक रहे हैं या संपादक रहे हैं तो ये अज्ञे ही रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला देखिए 79, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। तो जो गीत फरोश कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की, तो इसमें बताना है क्या कहना चाहा है उन्होंने। तो इसमें कहते हैं कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि आज विवश है। इसका ध्यान रखना है, कवि आज विवश है दूसरों की मनमाफिक, जैसे दूसरे चाहते हैं, जैसे बड़े लोग चाहते हैं, उसी ये सब कवि आज कविता रचने के लिए विवश है। अगला प्रश्न देखिए 80, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो जो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं होगी तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। तो पहले ही कहा गया है अज्ञे के द्वारा कि जो पारंपरिक उपमान है अब मैले हो गए हैं और इनसे देवता कूच कर चुके हैं, तो ये इसकी प्रवृत्ति या विशेषता नहीं होगी। बाकी जो क्षणवाद है, बौद्धिकता है, दुखवाद है, ये तीनों ही प्रयोगवाद की प्रवृत्ति या विशेषताएं मानी जाएंगी। आगे देखिए 81, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है। तो सही विकल्प जो 81 का हो जाएगा डी, मुक्तिबोध। जो मुक्तिबोध हैं इन्होंने हिंदी कविता में फैंटेसी का स्वर मुखर किया है, ध्यान रखना है आपने इसका भी। अगला देखिए 82, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है।
तो उस काव्य संग्रह का नाम बताना है। तो देखिए जो 82 में विकल्प बी है धरती, ये इनका नहीं होगा, ठीक है। बाकी आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा, ये तीनों ही इनके काव्य संग्रह माने जाएंगे। और जो धरती है ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 83, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही होंगे। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये कथन वाला विकल्प है। तो सीधे सीधे हम आपको उत्तर बता देते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। कैसे, तो देखिए, शक्तिशाली और दुर्दृश पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, सही है। और जो डी है इसमें, पूर्वा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो ए और डी यहाँ पर सही होंगे 83 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 84, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है। तो मैंने कई बार आपसे ये आग्रह किया था कि आप अवश्य रश्मिरथी रचना को तो यूट्यूब में जाकर सर्च करिए। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको सीधे सीधे पता चल गया होगा कि जो रश्मिरथी रचना है तो उसमें रश्मिरथी कौन है। तो ये कर्ण होंगे, सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85, तो क्या पूछा गया है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा नई कविता। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रयोगवाद के पश्चात नई कविता को नाम दिया था अज्ञे के द्वारा दिया गया था और सीधे ही प्रयोगवाद के पश्चात इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 86, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो कविता है, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर बकर कुंडल दिन मंडल। तो जो ये कविता है उसकी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर इसके बताना है कौन सा सही विकल्प होगा 86 का। तो देखिए जो विकल्प बी है, पंथ और परिवर्तन। जो पंथ है, इनकी जो परिवर्तन नामक कविता है उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं, इसका ध्यान रखना। सही विकल्प यहाँ पर जो हो जाएगा बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। तो आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो एक सही होगा उसका चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। जो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए अब 88, तो इसमें क्या पूछा गया है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो विकल्प में है श्रद्धा, चिंता, लज्जा और आशा। तो जो 88 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो लज्जा है, लज्जा सर्ग, उसके द्वारा ये यहाँ पर पंक्ति लाई गई है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये पंक्तियाँ हैं या जितने भी ये सर्ग हैं यहाँ पर, तो वो किस कृति से लिए गए सर्ग हैं। तो ये सभी होंगे कामायनी से। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो कामायनी है इसमें टोटल है 15 सर्ग। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो कामायनी है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 15 हो जाएगी। आगे देखिए 89, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका होगा। विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद की ये जो पंक्ति हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर इनकी रचना ली गई थी और यहाँ पर इनकी ये पंक्ति ली गई है। देखिए कितने महत्वपूर्ण है अपने जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए 90, तो इसमें क्या पूछा गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रहा है ये भी, कई बार इसे पूछा जाता है। देखिए कितना स्टिक प्रश्न है। जो रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा है, इसमें किन 2 कविताओं का सार तत्व लिया गया है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, तुलसीदास और सरोज स्मृति का यहाँ पर सार तत्व लिया गया है राम। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 91, हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, जो हरिवंश राय बच्चन है, इनके द्वारा हालावाद का प्रवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 92, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है। क्या है काव्य पंक्ति, दुख की पिछली रजनी बीच
विकसता सुख का नवल प्रभात है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी या यामा, किसकी काव्य पंक्ति होंगी ये 92? तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, कामायनी की काव्य पंक्ति ये हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए 93, परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगे तो छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन किसका होगा? तो ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का हो जाएगा, डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 94, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये कथन किसका होगा? छायावाद के संबंध में यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ कही गई हैं, तो जो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी का हो जाएगा, 94 का सही विकल्प सी। आगे देखिए 95, तो इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से युग्म सही हैं। विष्णु प्रिया ये जो खंड काव्य है सही है, इसके पश्चात सिद्धराज खंड काव्य है सही है, साकेत महाकाव्य है ये भी सही हो जाएगा, और जो जय भारत है ये मुक्तक काव्य नहीं होगा। इस प्रकार 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। किस विकल्प में 1, 2, 3 दिए गए हैं? विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा 97, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, तो बताना है कि कौन सी कृति ऐसी है जो श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं होगी। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 97 का विकल्प ए, वैदेही बनवास इनकी कृति नहीं होगी, बाकी तीनों ही इनकी कृतियाँ होंगी। अगला प्रश्न है 98, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया है। क्या है? गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित आधुनिक काल के दौरान किया गया है, इससे पहले पद्य के तौर पर ही जाना जाता था। अगला देखिए 99, वे पूर्वीपन की प्रवाह न करके अपने बैसवाले की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किस कवि के साथ है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा डी, प्रताप नारायण मिश्र के लिए ये पंक्तियाँ शुक्ल जी ने कही। आगे है ऐसो जो मैं जानतो की जय हैं तो विषय के संग ए रे मन मोरे हाथ पाएं तेरे तोर तो काव्य पंक्ति किसकी होगी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, देव की ये काव्य पंक्तियाँ हो जाएंगी। आगे देखिएगा 101, तो क्या पूछा गया है इसमें? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी रही है? तो आप सभी को इसका जानकारी होगी ही, कौन सी इसकी काव्य प्रवृत्ति रही है सबसे व्यापक। तो ये रही थी नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला देखिए 102, सुजान चरित के रचयिता कौन होंगे? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएंगे विकल्प सी, सूदन। अगला प्रश्न है 103, तो इसमें क्या पूछा गया है? अंगदर्पण किस कवि की रचना होगी? तो जो अंगदर्पण हो जाएगा तो ये आपके रसलीन की रचना हो जाएगी। अगला देखिए 104, तो इसमें क्या पूछा गया है? भिखारीदास की रचना कौन सी होगी? तो जो भिखारीदास की रचना होगी तो ये आपकी काव्य निर्णय हो जाएगी। अगला प्रश्न है 105, तो इसमें पूछा गया है कीने हूँ कोरिक जतन अब कही कारे कौनू मो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लौनू। तो जो ये दोहा है इस किससे संबंधित कही गई पंक्ति ये होगी, अर्थात इसका क्या अर्थ निकलता है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से बताना है। तो देखिए जो विकल्प 1 है, इनमें नायिका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यंजित कर रही है, बिल्कुल सही है। इसके पश्चात है नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, ये गलत हो जाएगा। इसके पश्चात है नहीं, ये सही हो जाएगा ये भी। इसके पश्चात है कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अलग तो नहीं करना चाह रही है। चौथा है कोरिक का अर्थ है कचोटना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो विकल्प बी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, अर्थात ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 106, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन होंगे? तो जो श्रृंगार लतिका है ये द्विजदेव की रचना मानी जाती है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 107, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था?
तो ये लिखा गया था जगत विनोद। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो ये कथन किसका होगा? बिहारी के संबंध में ये कथन कहा गया है, किसने कहा है? तो ये कथन कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बिहारी के संदर्भ में। अगला देखिए 109, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। कविवर गंग के संबंध में ये कथन किसका होगा? तो जो 109 का सही विकल्प डी हो जाएगा। यहाँ पर भिखारीदास के द्वारा कवि गंग के विषय में ये कथन कहा गया था। आगे है 110, लोक है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो 110 का सही विकल्प घनानंद। घनानंद ने ये पंक्तियां कही थी। आगे देखिएगा 111, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का ये प्रस्तुत कथन किसके लिए होगा? तो ये हो जाएगा घनानंद जी के संबंध में ये कथन भी। इसका भी ध्यान रखना है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कथन है। अगला है 112। तो इसमें क्या पूछा गया है 112 में? रसमंजरी किस कवि की कृति होगी? तो जो रसमंजरी होगी तो ये हो जाएगी आपकी नंददास की रचना। विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए 113, हिंदू मग में पाम ना राखियो का जो बहुत हिंदी बाखियो। क्या है? हिंदू मग में पाम ना राखियो का जो बहुते हिंदी बाखियो। तो जो ये उक्ति है किस रचनाकार के संबंध में कही गई है? तो 113 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। नूर मोहम्मद ने ये अनुराग बांसुरी में कही गई पंक्तियाँ हैं। होता यूँ है कि जो नूर मोहम्मद है हिंदी के विषय में बहुत ज़्यादा लिखते थे। तो जब उन्हें मुसलमानों से धमकी मिलनी शुरू हो गई कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी में क्यों लिखते हो, तो उसके पश्चात उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी हिंदी के संबंध में अनुराग बांसुरी में। तो देखिएगा उस समय के कैसे कैसे मुसलमान थे महान, जिन्होंने अपनी भाषा को छोड़कर हिंदू में लिखना ज़्यादा बेहतर समझा। अगर आप बात करें अमीर खुसरो की, रसखान की, आलम की, घनानंद की इत्यादि कई महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं जो हिंदू के प्रचारार्थ में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अगला देखिए 114, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो बताना है कौन से ज्ञानाश्रयी संत कवि नहीं होंगे? तो सही विकल्प हो जाएगा डी। जो परमानंद दास हैं ये संत कवि नहीं माने जाते, ये कृष्ण काव्यधारा से जुड़े हुए कवि रहे हैं या अक्षाप के अंतर्गत आप इन्हें मान सकते हैं। बाकी मल्लुकदास, रैदास और धर्मदास ये तीनों ही संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगला देखिए 115, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम बताइए। तो जो ज्ञानदीप रचना है प्रेमाख्यानक रचना है ये, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे शेख नबी। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा 114 का, 115 का डी। ठीक है, आगे देखिएगा 116, इसमें पूछा गया है तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं ना ही एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में ये विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया है आपके रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो बी सही विकल्प यहाँ पर 116 का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 117, तो क्या पूछा गया है? दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। क्या है? दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं मेरे राम नाम का मरम कुछ और ही है। ठीक है, बी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है ये जो कबीरदास थे ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा से संबंधित थे। तो जो ये राम नाम का उच्चारण करते थे ये भगवान श्री राम से संबंधित नहीं था, ये निर्गुण राम के लिए ये उपासना मंत्र का जाप करते थे। और ये इन्हें मंत्र किसने दिया था? इनके गुरु रामानंद जी के द्वारा ये मंत्र इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा 118, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा अनंतदास। तो जो कबीर परिचय के रचनाकार होंगे अनंतदास जी हो जाएंगे। 118 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो ये किया गया था आपका विशिष्टाद्वैतवाद का, और श्री संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद था और संप्रदाय श्री था। अगला देखिएगा 120, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है?
तो सही विकल्प हो जाएगा राउलबेल। सी सही विकल्प। ध्यान रखना है गद्य पद्य रचना है ये, और जो गद्य पद्य होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है और इसे शिलांकित रचना भी माना जाता है, क्योंकि इसे शिला में लिखा गया था। शिला अर्थात पत्थरों पर इसे लिखा गया था। आगे देखिएगा 121, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो ये थे संयोगिता के प्रति अनुरक्त। सी सही विकल्प। अगला है 122, भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकाने है। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो ये कथन कहा गया है, ये कहा था पृथ्वीराज रासो के संबंध में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 123, तो इसमें क्या पूछा गया है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो अपभ्रंश शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था पतंजलि के द्वारा। 123 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 124, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में नामकरण दिया गया है और सूची 2 में नामकर्ता है। तो चलिए कर लेते हैं मिलान। तो जो सिद्ध सामंत काल है किसके द्वारा आदिकाल को नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। इसके पश्चात चारण काल किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और जो प्रारंभिक काल, तो ये मिश्र बंधुओं के द्वारा। आदिकाल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात सिद्ध ए का मतलब 4 हो जाएगा, चारण काल का 3 हो जाएगा, और जो अपना प्रारंभिक काल है इसका 2 हो जाएगा, और जो आदिकाल इसका 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 125, और आज का ये अंतिम प्रश्न भी है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो जो ये लिखा गया था आपका हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर। यहाँ पर सही विकल्प भी हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है।